बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्लास 7 में अपनी एक्सरसाइज सी कंप्लीट की थी। ठीक है, एक्सरसाइज सी कंप्लीट करने के बाद अब हम एक्सरसाइज डी करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज सी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज सी में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन थे, उसके हमें रीजंस बताने थे जो कि सलमा आंटी या मरजान ने दिए थे, और फैक्ट बताना था कि रियल में है क्या। ठीक है, वो कर ली थी हमने। अब आ जाइए एक्सरसाइज डी की तरफ। एक्सरसाइज डी को आप लोग करेंगे इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में। इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में किस तरह से करेंगे? आप लोग डेट मेंशन करेंगे, सी वर्क मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 मेंशन करेंगे, पेज नंबर 5 मेंशन करेंगे। आप लोगों को क्लास 7 या फिर और कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डेट, सी वर्क, यूनिट, पेज नंबर। देन फर्स्ट लाइन पर आप लोग एक्सरसाइज डी की हेडिंग मेंशन करेंगे। थिंक एंड राइट की एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन है फिल इन द टेबल बिलो। एक टेबल आपको गिवन है बुक में, उसे फिल करना है। तो ये इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में ही होगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ बोर्ड दिखाया है। किस तरह से करेंगे? आप लोग इस तरह से 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ये 3 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट कॉलम हमारे पास आएगा एक्शन का, सेकंड आएगा सुपरस्टिशन का, और थर्ड आएगा पावर असाइन टू देम। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि कुछ एक्शंस आपको यहाँ बताए जाएंगे कि ऐसा होता है और ऐसा होता है, कि वो ऐसा करते थे या वैसा करते थे। फिर उनके बिलीव्स क्या हैं, कि वो क्यों करते हैं ऐसा, और उसमें किसको पावर असाइन की जा रही है। ठीक है, अब पावर असाइन करने से मुराद ये है कि हम बोलते हैं कि दुनिया में जो भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। तो इसमें हम पावर किसको असाइन कर रहे हैं? अल्लाह ताला को, कि तमाम ताकतें किसके पास हैं? अल्लाह ताला के पास हैं। तो पावर किसकी तरफ जा रही है? अल्लाह ताला की तरफ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो इन्होंने अपने सुपरस्टिशियस बिलीफ की वजह से करते थे, तो उसमें किसी ना किसी को कोई ना कोई पावर असाइन की गई है। आइए पढ़ते हैं रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकल साइन। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को रीड करना। देखिए, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप रीडिंग में भी पढ़ चुके हैं, आप एक्सरसाइजेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगेन मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बट इतनी ज़्यादा डिटेल में कोशिश करती हूँ कि मैं बता दूँ, बट ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप इसको ऑलरेडी 2 से 3 बार रीड आउट कर चुके हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से मुराद ये कि सुबह सुबह उठ के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को पढ़ना कि आज का दिन कैसा रहेगा, आज क्या होगा, आज क्या नहीं होगा। ठीक है, ये सलमा आंटी का बिलीफ था। ठीक है, और क्या बिलीफ था? स्टार्स कंट्रोल आवर बिहेवियर, के जो स्टार्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर आपने पढ़ लिया कि सुबह आपका दिन अच्छा गुजरेगा तो आपका दिन अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि स्टार्स में लिखा हुआ आया है। बट यहाँ पावर्स किसको असाइन कर रहे हैं? ये स्टार्स एंड प्लैनेट्स को, क्योंकि ये जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स हमारे आगे आते हैं वो सारे सैयारों और सितारों की मूवमेंट और उनकी उन सब की बेस पे बनाया जाता है। तो पावर्स किसको असाइन कर रहे हैं? स्टार्स एंड प्लैनेट्स को, क्योंकि अगर उनकी पोजीशन चेंज होगी तो हमारे चार्ट्स भी चेंज कर दिए जाते हैं। नंबर 2 में देखिए, बर्निंग अ कैंडल एंड अराउंड द रूम, के पूरे रूम में कैंडल को जला के रखना। ठीक है, क्यों करती थी वो ऐसा? टू ब्लो अवे एविल्स, ताकि कमरे में जितनी भी बुराइयां हैं या बुरी ताकतें वो सब भाग जाएं। तो यहाँ पे पावर किसको असाइन हो रही है? कौन ऐसा है जो उनके इस बिलीव को मिटा सकता है कि भाई यहाँ से सारी ताकतें बुरी चली गई हैं? किसको पावर असाइन हो रही है? कैंडल्स को। फिर नंबर 3 पे है ब्रोकन मिरर, टूटा हुआ शीशा या कांच। आपको अगर याद हो तो जब शादी में जा रहे थे तो अम्मी से शीशा टूट गया था, तो फिर सलमा आंटी का क्या था कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी कि शीशा टूट गया और अब बुरा होगा, ये होगा, वो होगा। तो क्या था उनका बिलीफ? सोल्स आर शैटर्ड अलॉन्ग विद इट एंड इट ब्रिंग्स 7 years ऑफ बैड लक। के जो बिलीफ पूरा क्या था उनका कंप्लीट, कि जब हम शीशे में जो देखते हैं वो असल में हमारी रूहें होती हैं, और अगर कोई शीशा टूट के बिखर जाता है, शैटर्ड बिखरने को कहते हैं, तो हमारी रूहें भी बिखर जाती हैं, और ये 7 साल तक बैड लक रहता है अगर कोई शीशा टूट जाए। तो यहाँ पावर किसको असाइन हो रही है? सारी मिरर को,
कि शीशा टूटेगा तो बैड लक होगा। नंबर 4 पे देखिए, सेटिंग द डेट फॉर द एंड ऑफ द मंथ, कि शादी की डेट महीने के आखिर में रखना बुरा माना जाता था। क्यों? द मून हैज़ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑन आवर बॉडी, कि जो चांद होता है वो हमारे जिसामत पर, हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है नफ्सियाती तौर पर। ठीक है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पर। और पावर किसको असाइन हो रही है यहाँ पर? मून को, चांद को। यानी कि स्टार्ट में ही होता है कि नया चांद होता है, जब महीने का एंड होता है तो चांद पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए चांद को पावर दी जा रही है गुड लक और बैड लक की। जबकि हकीकतन क्या होता है कि इसलिए फ़र्क आता है, हमारी बॉडी 70% वाटर होती है और जो ये मून्स होते हैं वो टाइड्स एंड ओशन पर इफ़ेक्ट करते हैं, ना कि हमारी बॉडीज़ पर। फिर नंबर 6 है, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद मज़ीद हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। रीडिंग पाम्स, हथेलियाँ, यानी हथेलियों से मुराद ये कि हाथों की लकीरें पढ़ना। टू नो द फ्यूचर, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल मालूम करना। तो यहाँ पावर किसको असाइन की जा रही है? हाथों की लकीरों को। लाइंस ऑफ दी पाम, हाथों की लकीरों को, कि हाथ की लकीरें अगर ऐसा हमें बता रही हैं तो ऐसा होगा, और अगर वो वैसा बता रही हैं तो वैसा होगा। जबकि हकीकतन ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीब में, हमारे मुक़द्दर में लिख दिया है वो लिख दिया गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। हाथों की लकीरों से कुछ पता नहीं चलता, मुस्तकबिल किसी को नहीं पता होता कि अगले लम्हे हमारे साथ क्या हो जाए। तो यहाँ भी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, इसके आगे मज़ीद हम करेंगे। आइए देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए इसी के आगे से आप लोग अपने वर्क को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों का भी पेज फिल हो गया, ऑब्वियसली हो गया होगा, तो आप लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए ही मैंने लिखे रहने दिया है। नंबर 6 पर हमारे पास है नॉट यूजिंग नंबर 13, नंबर 13 को यूज़ ना करना। नंबर 13 को यूज़ नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? बिलीव क्या था उनका? द नंबर 13 इज़ अनलकी बिकॉज द 13th मैन इन द लास्ट सपर बीट्रेड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, के जो लास्ट सपर था उसमें जो 13th मैन था, जो 13वां आदमी था, उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, यानी उनसे गद्दारी की थी। तो यहाँ पावर किस चीज़ को दी जा रही है? एक नंबर को, कि नंबर 13 अनलकी है। अगर आपको याद हो तो सलमा आंटी ने एड्रेस पे बहुत बुरा रिएक्शन दिया था। ठीक है, नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पॉइंट है, लेकिन कीप रिमेंबर इस एक्सरसाइज का, नॉट इस लेक्चर का। ठीक है, ब्लैक कैट क्रॉसिंग पाथ, कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए या रास्ते से गुजर जाए। फॉर वार्निंग ऑफ अ डिज़ास्टर, कि ये एक वार्निंग होती है या एक अलर्ट होता है, हाई अलर्ट होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, किसी ख़तरे की, किसी बर्बादी की आगाही होती है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो यहाँ पावर किसको असाइन की जा रही है? कैट को, एक बिल्ली को, एक जानवर को। जबकि हकीकत यह है कि जानवर से कुछ नहीं होता, तमाम ताकतें अल्लाह ताला के पास हैं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों को पसंद करते थे, तो काली बिल्ली से कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जी कंप्लीट हुई। इसे आप लोग अपनी कॉपी में कॉपी करेंगे। अब इसके बाद हम अपना लास्ट वर्क करेंगे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मिस हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो वो जो रिमेनिंग के 2 या 3 या जितने भी क्वेश्चंस रह गए थे, हम उन्हें जस्ट कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, और फिर अपने लेक्चर को एंड करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्सरसाइज डी के बाद नेक्स्ट पेज पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। कोई इशू नहीं है अगर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 आगे आ रहा है और बाकी के क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग में हुए हैं, तो इससे कोई इशू नहीं होता। आप जस्ट पेज नंबर 7 मेंशन कीजिए, एक्सरसाइज ए मेंशन कीजिए, यूनिट नंबर 1 मेंशन कीजिए। बाकी जहाँ तक रही बात क्वेश्चन 8 एंड 9 की, तो क्वेश्चन 7 तक आप लोगों ने फिजिकल क्लासेस में किया था। क्वेश्चन 8 एंड 9 भी मैंने आप लोगों को फिजिकल क्लासेस में करवाया है।
ठीक है, तो वो भी आप लोगों का हो चुका है। जस्ट क्वेश्चन 10 आपका रह गया था, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आइए पढ़ते हैं इसे। वाई वॉज आबिद कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग हिज डिसएग्रीमेंट विद सलमा आंटी, कि आबिद इतना कॉन्फिडेंट क्यों था अपने डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने में सलमा आंटी के सामने, यानी कि सलमा आंटी की जितनी भी सुपरस्टिशियस बातें थी उन सब को अपोज करता था आबिद। तो वो क्यों करता था? जैसे हमने क्वेश्चन 8 में पढ़ा था कि मरजान इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो सलमा आंटी की बातों को नेगेटिव कह सके या उनके सामने उनकी मुखालफत कर सके, लेकिन आबिद कर जाता था। क्यों, ये पूछा गया है। वो क्यों अपने गैर इत्तेफाकी को जाहिर करने में इतना कॉन्फिडेंट था? आंसर देखिए, आबिद वाज कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग हिज डिसएग्रीमेंट बिकॉज, आबिद इसलिए इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि, इसलिए वो इतना पुरएतमाद था अपने गैर इत्तेफाकी को जाहिर करने में, क्योंकि ही वॉज मोर नॉलेजेबल दैन मरजान, वो मरजान से ज़्यादा नॉलेजेबल था, उसमें ज़्यादा जो है नॉलेज थी। ड्यू टू दिस प्रोफाउंड नॉलेज, और इस नॉलेज की वजह से he could confront all the illogical ideas with Quranic verses and ahadith। तो वो जितने भी बेतुके या यूँ कह लें कि बेमंतक आइडियाज़ होते थे, वो उन सब को कन्फ्रंट कहते हैं, मुखालफत करना, उन सब की मुखालफत करता था विद कुरानिक वर्सेस एंड अहदीथ, कुरान पाक की आयात से और अहदीथ से, ठीक है। Moreover, his strong faith in Allah सुब्हानो ताला made him bold, और इसके अलावा उसका अकीदा जो था वो अल्लाह ताला पे इतना मजबूत था कि उस अकीदे ने उसे बहुत ज़्यादा बहादुर बना दिया था। यही वजह थी कि वो किसी भी चीज़, किसी भी गलत बात की मुखालफत करने से डरता नहीं था और बोलता था और साबित करता था कुरान पाक की आयत से और हदीस मुबारक से, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हमें भी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला पर अकीदा हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। हमें इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए कि हमारी तकदीरें लिखने वाला और हमारे मुक़द्दर का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला है। तो जब हम उस पर पुख्ता ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो बस फिर अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ कभी बुरा नहीं करता। और इसके अलावा हमें कुरान पाक की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान पाक को पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कुरान पाक में क्या बातें बताई गई हैं और हमारा अकीदा और ज़्यादा मजबूत हो। और अगर हम कहीं कोई गलत बात सुने तो हम उसे कुरान पाक की आयत से साबित कर सकें। आज के लिए हम अपने लेक्चर को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।